प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनश्च स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम जयशंकर प्रसाद कृत आंसू रचना को पढ़ रहे थे। उसमें हम 3 काव्यांशों को पूर्व में पढ़ चुके हैं। व्याख्यानमाला की अगली कड़ी में हम चतुर्थ अवतरण है उसका रसानंद लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना, इस हृदय कमल का घिरना, अली अलकों की उलझन में आंसू मरंद सा गिरना, मिलना निश्वास पवन में। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस आंसू काव्य में कवि अपनी जो विरह वेदना है उसको बड़े ही मार्मिक और भावपूर्ण ढंग से चित्रण कर रहा है। कवि की जो अतीत की जो स्मृतियां हैं अपने प्रियतम या प्रेयसी के साथ में, उसकी जो संयोग की जो स्मृतियां रही है, उन स्मृतियों को वह याद कर रहा है और वर्तमान में विरह के कारण वो जो स्मृतियां हैं वो और भी मन की व्यथा को बढ़ाने वाली है। अभिलाषाओं की करवट, अभिलाषा यानी मन की इच्छाएं, मन की इच्छाएं जिनको व्यक्ति पाना चाहता है उसे अभिलाषा कहते हैं। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना। व्यक्ति को जब नींद नहीं आती है तो तरह तरह के उसके मन में ख्याल आते हैं, उसके अंदर मन में विचार आते हैं, वैचारिक रूप से उथल पुथल होती है। उसी प्रकार से कवि के मन में भी जो अभिलाषाएं हैं वे करवट ले रही है। उससे जो उसका जो प्रियजन है या उसकी जो प्रेयसी है, उससे मिलने की जो अभिलाषा है वह मन में सोई हुई सुप्त व्यथा, यानी जो सोया हुआ जो दुख है, जो प्रीतम के से बिछुड़ने के कारण जो सुसुप्त अवस्था में जो व्यथा सोई हुई है वह भी जग जाती है। कहने का आशय है कि जो प्रियजन की जो मधुर स्मृति है उसके कारण जो उससे मिलने की जो अभिलाषा है, मिलने की जो इच्छा है वो और अधिक बढ़ जाती है और मन के अंदर ये अभिलाषाएं करवट लेने लगती है, नाना प्रकार से मन को उद्वेलित करती है और प्रीतम से संयोग के लिए उसे और मन को उद्वेलित करती है। और इस प्रकार से ऐसा लगता है कि हृदय में जो सोई हुई जो व्यथाएं हैं वे मानो करवट बदलकर जाग गई हो। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना। हृदय में अभिलाषाएं करवट लेती है, प्रीतम से मिलने की आशाएं, अभिलाषाएं जगती है, मन में उद्वेलन होता है और इस उद्वेलन के कारण मन की जो सोई हुई जो व्यथा है, जो प्रीतम के वियोग से जो जनित जो व्यथा है वह जग जाती है और कवि की जो व्यथा है वो और अधिक बढ़ जाती है। और इस व्यथा के जगने के कारण क्या होता है? सुख का सपना हो जाना। सपना हो जाना अर्थात सपने में हम कोई चीज़ देखते हैं तो केवल उसका आनंद
या उसकी जो अनुभूति होती है केवल सपने तक ही होती है। जो ही हम यथार्थ जगत में आते हैं, वे जो स्मृतियाँ जो भी सपने में जिस प्रकार की रही हो, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो सुख का सपना हो जाना अर्थात जो क्षणिक सुख जो कवि ने अपनी उन मधुर स्मृतियों को याद करके प्राप्त किया था, उन अतीत की स्मृतियों से जो सुख तो मिलता है, मगर वो सुख बड़ा ही क्षणिक है, वह सपने के समान है। और उसके कारण क्या होता है, सुख का सपना हो जाना, और कवि का जो सुख चैन है वह सब मिट जाता है, और उसकी जो आराम की जो स्थिति होती है वह समाप्त हो जाती है। अर्थात जो सुख है उस मनुष्य का या यहाँ पर कवि के लिए वह समाप्त हो जाता है, और मन की जो व्यथा होती है वह बढ़ जाती है। अर्थात प्रियजन की संयोग की जो मधुर स्मृतियाँ हैं, वह स्मृतियाँ कुछ क्षण के लिए भले ही सुख को देने वाली हो, लेकिन वह सपने के समान होती है। और जिस प्रकार सपना से सब आँख खुल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो मधुर स्मृतियाँ होती है वह भी सपने के समान हो जाती है, और जो सुख है व्यक्ति का वह भी सपना हो जाता है। अर्थात जो सुख चैन है वह दूर हो जाता है। भीगी भीगी पलकों का लगना, पहले अभिलाषाएं मन में करवट लेती है, उसके कारण मन में जो सोई हुई जो व्यथा है, जो मन के किसी कोने में सोई हुई पड़ी थी, वह व्यथा जग जाती है, और कवि का जो सुख है, जो आराम है, वो सपना हो जाता है, वो दूर हो जाता है उसका, वो सारे सपने के समान मिट जाते हैं। भीगी पलकों का लगना, भीगी पलकों से तात्पर्य है, और इन सब के कारण आँखों में आंसू आ जाते हैं, पलकें भीग जाती है, और हृदय में सोई हुई जो व्यथाएं जब करवट लेकर जाग जाती है तो सुख के क्षण होते हैं वे सपने हो जाते हैं, सपने के समान समाप्त हो जाते हैं, और एकाएक मनुष्य के जो सारे सुख है वे मिट जाते हैं। और इस प्रकार की अनुभूति होने से बरबस नेत्रों से आंसू निकलने लग जाते हैं, और वे मधुर प्रियजन की जो मधुर स्मृतियाँ होती है उसके कारण पलकें भीग जाती है। आगे, इस हृदय कमल का घिरना अली अलकों की उलझन में, हृदय को यहाँ कमल का रूप दिया गया है, और अली बोलते हैं भौरे को, और अलक बोलते हैं केशपाश को, बालों को, जुल्फों को। इस हृदय कमल का घिरना अली अलकों की उलझन में, इस प्रकार से जब पलकें भीग जाती है और जो सुप्त व्यथा होती है वह जब विकराल रूप धारण कर लेती है, जागृत हो जाती है, तो इस असह्य विरह व्यथा के कारण जो हृदय रूपी जो कमल है वह भौरे रूपी अलकों की उलझन में घिर जाता है। यहाँ पर जो कवि द्वारा जो उपमा दी गई है वह विरोधाभासी है। सामान्यतः क्या होता है कि जो भंवरा होता है वह कमल से प्रेम के कारण उसमें उलझ कर रह जाता है, उसमें बिंद कर रह जाता है। यहाँ पर हृदय को कमल की संज्ञा दी गई है, और हृदय रूपी जो कमल है वह भौरे रूपी अलकों की उलझन में घिर जाता है। आंसू मरंद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में, मरंद बोलते हैं परागकणों को। यहाँ पहले हृदय को कमल की संज्ञा दी गई है, और जो आंसू है
वह हृदय रूपी मानो उस कमल के पराग कण हैं, उसका रस है। आंसू मरंद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में। और इस प्रकार की जब स्थिति हो जाती है, जब हृदय रूपी कमल भौरे रूपी अलकों की उलझन में घिर जाता है, तब मुख से निकलने वाली दीर्घ निश्वास अर्थात आहें, इस प्रकार की व्यथा जगने के कारण कवि बेचैन हो जाता है और वह आहें भरता है, दीर्घ निश्वास लेता है। और इन दीर्घ निश्वास बड़ी बड़ी श्वासों को कवि पवन की संज्ञा दे रहा है। दीर्घ निश्वास रूपी पवन में आंसू रूपी पराग गिरकर मिल जाते हैं। दीर्घ निश्वास जो कवि व्यथा के कारण भरता है, और उसके कारण उस दीर्घ निश्वास रूपी पवन में आंखों से निकलने वाले आंसू, जिन्हें कवि मरंद की संज्ञा दे रहा है, पराग की संज्ञा दे रहा है, अर्थात आंखों से निकलने वाले आंसू जब ज्यों ही आंखों से गिरकर नीचे आते हैं, त्यों ही दीर्घ निश्वास रूपी जो पवन है वह उनको भाप बना देती है, या अपने साथ संग उड़ा कर लेके चली जाती है। इस हृदय कमल का घिरना, अली अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में। विरह व्यथा से जब हृदय व्याकुल हो जाता है, पलकें भीग जाती है और दीर्घ निश्वास के साथ में आंसू बहने लग जाते हैं। इस पूरे प्रसंग में कवि अपनी जो मधुर स्मृतियाँ हैं उनको याद करता है, और उन संयोग के क्षणों को याद करके किस प्रकार से प्रीतम से मिलने की जो आशाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, मन के अंदर करवट भरने लगती है, और उसके कारण हृदय के किसी सोने में सोई हुई सुप्त व्यथाएं जग जाती है, और सुख होता है वह सपने के समान हो जाता है। आँखों से आंसू आ जाते हैं, और हृदय रूपी जो कमल है वह भौरे रूपी अलकों की उलझन में घिर जाता है, और आँखों से निकलने वाले आंसू रूपी जो मरंद है वह मुख से निकलने वाली दीर्घ निश्वास जो विरह अग्नि के कारण और तप्त हो गई है, उसमें वह दीर्घ निश्वास अपने साथ में उन आंसू मरंद को उड़ा के लेके चली जाती है। या यूँ कहिए कि जो आँख से निकलने वाले आंसू है वह मुख से निकलने वाली दीर्घ निश्वास या आहों से सूख जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि अपने हृदय की जो पीड़ा है, विरह वेदना है, उसको अभिव्यक्त कर रहा है। अभिलाषाओं की करवट इस शब्द में इन शब्द आदि के वर्णन से विप्रलंब श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार यानी संयोग, लेकिन संयोग भी दो प्रकार का होता है, श्रृंगार भी दो प्रकार का होता है। जब एक स्थिति होती है जब प्रेम के दोनों पक्ष संयोग के क्षणों में होते हैं, और विप्रलंब में जो प्रिय के या प्रेम के जो दो पक्ष होते हैं वे एकाकी हो जाते हैं, उनमें वियोग हो जाता है, और स्मृति आदि ये उनके प्रीतम की जो स्मृति होती है वही केवल संयोग का कार्य करती है। श्रृंगार होता है लेकिन प्रियतम की जो मधुर जो स्मृतियाँ होती है केवल उनका संयोग होता है, वास्तविक रूप से या भौतिक रूप से श्रृंगार या संयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो विप्रलंब श्रृंगार है उसका वर्णन किया गया है, और उसी के अनुरूप भावों का वर्णन किया गया जिन्हें हम व्यभिचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है।
और देखो कमल की संज्ञा देना, जो केस पास है उनको अली अलकों की संज्ञा देना, आंसू का मरंद का रूप देना, निश्वास पवन, सुप्त व्यथा, अभिलाषाओं की करवट, भीगी पलकें, सुख का सपना, ये सब है जो मनुष्य की जो भावनाएं हैं उनको एक मानवीय क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद।